Hello guys, welcome to our YouTube channel FSSI Guide, and I'm your host Sagar Shirke, the regulatory expert, and I have great knowledge in this field. But yes, still I'm learning a lot of things. But I would like to share this stuff with you. That is न्यूट्रा रेगुलेशन 2022। ये रेगुलेशन 2022 में आया है और ये जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर आता है ये रेगुलेशन। तो एग्जैक्टली आप कैसे इस न्यूट्रा रेगुलेशन का यूज़ कर सकते हो आपके प्रोफेशनल लाइफ में, तथा आप जो स्टेटमेंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स बनाते हो तथा न्यूट्रास्यूटिकल्स जो प्रोडक्ट्स बनाते हो, हेल्थ सप्लीमेंट प्रोडक्ट्स बनाते हो और लाइसेंस जब आप FSSAI का लेते हो, तो एग्जैक्टली कैसे ये न्यूट्रा रेगुलेशन काम करता है, इसके अंदर कौन सी डेफिनेशंस है, इसके अंदर कैसे कैसे लॉज है, तो ये मैं आपको आज इसके अंदर बताने वाला हूँ। तो जुड़े रहिए और आगे की तरफ आगे जो हमारी वीडियो आएंगी वो देखते रहिए और पिछली वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। तो अभी हम शुरू करते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट जो होने वाला वीडियो जो न्यूट्रा रेगुलेशन के अंदर है, जो आपने अभी तक कहीं पर भी देखा नहीं होगा। ये जो रेगुलेशन है वो एक्सप्लेन करते हुए मैं ये रेगुलेशन आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, जो कि मेन हाइलाइट्स हैं। ठीक है, तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज टाइटल आप देख सकते हो। मैं ये जो मेन इंग्रेडिएंट्स है मैंने उनको हाईलाइट किए हैं ताकि आपको डिटेल में ये जो वीडियो है वो समझ में आए, ताकि काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो नए प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल रहे। इसीलिए मैं ये वीडियो का ओवरव्यू कर रहा हूँ आपके लिए, जो मेन पॉइंट्स है। ठीक है, तो इस रेगुलेशन का मेन पॉइंट आप देख सकते हो। ये जो टाइटल है, टाइटल के अंदर जो भी रेगुलेशन के जो भी पॉइंट्स आते हैं वो कवर अप हम करेंगे। ठीक है, तो रेगुलेशन न्यूट्रा रेगुलेशन 2022, ये टाइटल के अंदर पूरा हेल्थ सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल, फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज़, फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पज़ एंड प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक रेगुलेशन 2022 इसके बारे में बताया गया है। तो इसका स्कोप एंड कैटेगरीज कवर, इसके अंदर कौन सा स्कोप है, तो स्कोप है इसके अंदर काफ़ी सारा, जो अभी हम ये नहीं पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट बात है कैटेगरीज कौन सी कवर किए गए हैं, जैसे कि हेल्थ सप्लीमेंट और न्यूट्रास्यूटिकल्स, फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज़, फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पज़, प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक फूड। तो ये 5 कैटेगरी इसके अंदर कवर की गई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और काफ़ी बड़ा मार्केट है इसके लिए। तो काफ़ी सारे लोग इसके लिए ढूंढते हैं कि इंटरनेट पे कौन सा आर्टिकल, कौन सा वीडियो हमें मिल सके, ताकि हम न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर प्रोडक्ट बना सके। तो ये सब कैटेगरीज कवर की गई है, हेल्थ सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल, फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज़, स्पेशल मेडिकल पर्पज़, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लेते हैं वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज द 4th नंबर का, कि द प्रोडक्ट फेलिंग अंडर दिस रेगुलेशन शाल नॉट इंक्लूड अ ड्रग एज अ डिफाइंड इन क्लॉज ABHF सेक्शन 3 ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ठीक है, तो जो 1940 का ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, उसके अंदर जो A, B एंड H सेक्शन 3 के अंदर जो है, तो वो प्रोडक्ट्स नहीं आएंगे। ठीक है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर जो डिफाइंड किए गए हैं। इसके बाद आएगा जो प्रोडक्ट फेलिंग अंडर दिस रेगुलेशन शाल नॉट कंटेन हार्मोन्स और स्टेरॉइड्स और अ नार्कोटिक ड्रग और ए साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। तो इसके अंदर कौन सा भी जो हार्मोन्स है, जो स्टेरॉइड्स है, वो नॉट इवन नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक जो भी साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस है वो इसके अंदर नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये इसके अंदर प्रमोट भी नहीं किए जा सकते, एंड इवन इफ आप इसके फॉर्मुलेशंस, इवन इफ आप इसका फॉर्मुलेट भी नहीं कर सकते। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इसके बाद आएगा कि आप इस प्रोडक्ट के अंदर जो अगर आप डेवलप करते हो इस रेगुलेशन के थ्रू, तो यू कैनॉट बी क्लेमिंग क्यूर, प्रिवेंशन और मिटिगेशन ऑफ एनी स्पेसिफिक डिसीज, डिसऑर्डर्स और कंडीशन शाल नॉट फॉल अंडर दिस रेगुलेशन। ठीक है, तो ये जो प्रिवेंशन करता है हमारा प्रोडक्ट या फिर स्पेसिफिक डिसीज़ को क्योर करेगा, ये आप इसके अंदर जो है वो आप क्लेम नहीं कर सकते। तो ये आप याद रखना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंड ठीक है, तो ये है सब और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम कवर करेंगे। मेन नोट है इसके अंदर जो न्यूट्रा रेगुलेशन 2022 है, इसके अंदर फूड इंटेंटेड फॉर इन्फेंट्स
up to the age of 2 years shall comply with FSS Food for Infant Nutrition Regulation 2020। तो अगर आप 2 साल के नीचे की जो बच्चे हैं उनके लिए आप इस रेगुलेशन के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट डेवलप नहीं कर सकते, नहीं कर पाओगे, नहीं करना है। क्योंकि अगर आप करना है तो आप FSS का जो फूड फॉर इन्फेंट न्यूट्रिशन रेगुलेशन जो 2020 का जो है रेगुलेशन वो आप रेफ़र कीजिए, वो भी हम रेफ़र करेंगे, उसके अंदर भी हम आपके लिए वीडियोस बनाएंगे। लेकिन ये जो है याद रखना, दिस इज़ द नोट फॉर एवरीवन, ओके। देन डेफिनेशन इन दिस रेगुलेशन तो एक सिंपल है। एक्ट मीन्स आप जानते हो, एक्ट मीन्स फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है 2006 का। वो फूड अथॉरिटी मतलब उसी के अंदर सेक्शन 4 के अंदर टोटल जो है वो बताया गया है कि फूड अथॉरिटी उनका पिरामिड कैसे होता है, कैसे एग्जैक्टली ये फूड अथॉरिटी काम करती है, ठीक है। तो ये है इसके बारे में। फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज़, तो फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज़ ये जो है इसके अंदर आप देख सकते हो कि फूड जो फॉर्मुलेटेड टू पर्टिकुलर सेटिस्फाइड द डाइटरी रिक्वायरमेंट, जो डाइटरी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए जो प्रोडक्ट डेवलप किया गया है उसको बोलते हैं फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज़। देन आता है फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पस। फूड फॉर स्पेशल यू नो व्हाट, जो फूड आपको फूड फॉर स्पेशल मेडिकल यूजेस के लिए जो डेवलप किया गया है एंड फूड फॉर डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट उनके लिए डेवलप किया गया है अंडर द मेडिकल सुपरविजन उसको दिया जाता है, उसी को बोला जाता है द फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पस। हेल्थ सप्लीमेंट ये है इंपॉर्टेंट फैक्टर। 2 फैक्टर है इस रेगुलेशन के अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसका बड़ा मार्केट बना है, जो कि है हेल्थ सप्लीमेंट और न्यूट्रास्यूटिकल। तो हेल्थ सप्लीमेंट का पहला फैक्टर है जिसके अंदर आता है द कॉन्सेंट्रेटेड सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स एंड अमीनो एसिड्स। जो ये अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड सोर्सेज अगर आप एज न्यूट्रिएंट्स यूज़ करते हो तो वो हेल्थ सप्लीमेंट के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद इंग्रेडिएंट्स मतलब क्या, इंग्रेडिएंट्स का डेफिनेशन के अंदर इंग्रेडिएंट्स मतलब देखो जो प्लांट और बोटानिकल्स एंड देयर एक्सट्रैक्ट्स इवन इफ प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स एंड मोलिक्यूल्स आइसोलेट्स, ठीक है। जो फूड अथॉरिटी ने जो है लिस्टेड है शेड्यूल 2nd, 3rd एंड 4th के अंदर, तो उनको इंग्रेडिएंट्स बोला जाता है, ठीक है। न्यूट्रास्यूटिकल्स, न्यूट्रास्यूटिकल मीन्स यू नो व्हाट, इट कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रैक्ट्स, आइसोलेट्स एंड प्यूरिफाइड केमिकल्स। अगर ये आती है अगर आप ये यूज़ करते हो तो वो न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंदर आएगा, एक्सट्रैक्ट्स, आइसोलेट्स एंड प्यूरिफाइड केमिकल्स, याद रखना। उसके बाद आता है न्यूट्रिएंट मीन्स क्या, न्यूट्रिएंट मीन्स विटामिन्स, मिनरल्स, अमाइनो एसिड्स स्पेसिफाइड बाय फूड अथॉरिटी, तो ये है। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्टर प्रीमिक्सेस, जो प्रीमिक्सेस होती है याद रखना, जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज है जो हेल्थ सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल्स और एनी प्रोडक्ट जो डेवलप करती है वो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर इंग्रेडिएंट्स यूज़ करती है, जो प्रीमिक्सेस यूज़ करती है न्यूट्रिएंट्स का तथा काफ़ी सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं मेन इंग्रेडिएंट्स, तो उनके साथ वो करते हैं। तो याद रखना ये जो है ये होते हैं प्रीमिक्सेस का सिंपल मतलब है 2 से ज़्यादा अगर आप इंग्रेडिएंट यूज़ करके कॉम्बिनेशन में अगर आप कोई प्रीमिक्स या फिर कोई पाउडर फॉर्मेट या फिर किसी भी फॉर्मेट में अगर आप बनाते हो तो वो है प्रीमिक्स, ठीक है। विथ और विदाउट एडिटिव्स, तो वो भी याद रखना। सम प्रीमिक्सेस रिक्वायर्ड एडिटिव्स, सम प्रोडक्ट्स डोंट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है प्रीबायोटिक फूड। प्रीबायोटिक फूड मीन्स नॉन वायबल फूड कंपोनेंट्स, दैट्स इट, ठीक है। एंड दैट कन्फर हेल्थ बेनिफिट्स टू द कंज्यूमर बाय मॉड्यूलेशन ऑफ गट माइक्रोबिया, ठीक है। जो गट माइक्रोबिया के लिए ये होते हैं, ठीक है, मॉड्यूलेशन ऑफ गट माइक्रोबिया। प्रोबायोटिक फूड मीन्स लाइफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये तो लाइफ होता है, ठीक है। और प्रीबायोटिक मतलब मॉड्यूलेशन, ठीक है, वो गट माइक्रोबिया। प्रोबायोटिक मीन्स लाइफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसके बाद आता है शेड्यूल मीन्स क्या, तो शेड्यूल जो होते हैं वो डिफाइन किए गए हैं इस रेगुलेशन के अंदर, ठीक है। उस शेड्यूल के अंदर जब आप भी इंग्रेडिएंट्स के लिए रेफरेंस देते हो तो रेफरेंस देते वक्त आपको काफ़ी सारे शेड्यूल देने पड़ते हैं, उनका रेफरेंस देना पड़ता है, नंबर देना पड़ता है। मैं आपको बता सकता हूँ एग्जैक्टली कैसे ये शेड्यूल काम करेंगे, कैसे हमें इसके साथ वो स्टेटमेंट ऑफ इंग्रेडिएंट बनाना है। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भेजिए और कमेंट कीजिए कि हमें वो स्टेटमेंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स कैसे बनाना है, हमें उसके बारे में नॉलेज चाहिए, तो वो भी मैं आपको दे दूंगा एट फ्री ऑफ कॉस्ट।
ठीक है। उसके बाद आता है स्पोर्ट्स पर्सन। तो स्पोर्ट्स पर्सन तो आप जानते हो, जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर जो रजिस्टर्ड है, अप्रूव्ड है, उन्हीं को बोला जाएगा स्पोर्ट्स पर्सन का, क्योंकि जो फूड फॉर स्पोर्ट्स पर्सन जो डेवलप किया जाता है, उसके लिए आपको ट्रायल भी प्रॉपर स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर ही लेनी पड़ती है, और इसीलिए वो स्पोर्ट्स पर्सन जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर रजिस्टर्ड होने चाहिए, अप्रूव्ड होने चाहिए, तभी आप जो स्टडी कर रहे हो वो अप्रूव्ड मानी जाएगी। तो उसका भी एक क्राइटेरिया अलग है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एप्लीकेबिलिटी। नो पर्सन शैल मैन्युफैक्चर, पैक, सेल, ऑफर और सेल, मार्केट और अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूट or import any food product referred to in this regulation unless this comply with the requirement laid down in this regulation। अगर कोई भी बंदा इस रेगुलेशन का प्रॉपर फॉलो नहीं करता, प्रॉपर उसको फॉलो करके अगर उसके क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता, तो वो इंसान कौन सा भी न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट को सेल पैक मार्केट या फिर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, इवन इफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, याद रखना। तो इतना इम्पोर्टेंट है इसकी एप्लीकेबिलिटी रेगुलेशन की। जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑल कैटेगरीज। ठीक है, तो सभी कैटेगरीज के लिए जनरल रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डिलीवरी फॉर्मेट रहेगा पाउडर, ग्रैन्यूल्स, टैबलेट्स, कैप्सूल, even if liquids, semi-solids, drops, pills, gummies, jellies and chewable and mouth dissolving strips, bars, biscuits, candies। तो इस फॉर्मेट में आप डिलीवरी फॉर्मेट रहेंगे इस रेगुलेशन के अंदर। ठीक है, इन केस द डिलीवरी फॉर्मेट इज इन द कन्वेंशनल फॉर्म लाइक बार, बिस्किट, कैंडी, then information on label shall not represent the product as a conventional, and clear differentiation in this regard is to be made on the label। तो आप कन्वेंशनल करके नहीं बेच सकते कि दिस इज न्यूट्रिएंट रिच, दिस इज न्यूट्रिएंट रिच नॉट, दिस इज दिस प्रोडक्ट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, ऐसा आप हेल्थ क्लेम नहीं कर सकते उसके ऊपर। और ये कन्वेंशनल जो है, ये कन्वेंशनल ही रहने देना चाहिए, ऐसा उनका एक पॉइंट है। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स नॉट अदरिंग टू कन्वेंशनल डिलीवरी फॉर्मेट्स। तो ये एक अलग है, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हम इसके अंदर कवर करेंगे ताकि आपका कम से कम वक्त लगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज मिले। इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर कवर करेंगे। देखिए, जो मैंने शेड्यूल्स की बात की, जो शेड्यूल्स हमें बार बार यूज़ करने होते हैं, बार बार जो हमें इसका नॉलेज लेना पड़ता है स्टेटमेंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स बनाने के लिए, प्रोडक्ट अप्रूवल लेने के लिए, तो इसके अंदर हमें उसका रेफरेंस देना पड़ता है। शेड्यूल 1 के अंदर आते हैं न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन, मिनरल्स, अमाइनो एसिड्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, शेड्यूल 2 के अंदर आते हैं प्लांट और बोटानिकल्स, याद रखना। शेड्यूल 3 के अंदर आते हैं मोलिक्यूल्स, आइसोलेट्स, एक्सट्रैक्ट्स अदर देन शेड्यूल 4। शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 4 के अंदर आते हैं प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स। इसके अंदर आप थोड़ा स्टॉप कीजिए और ये जो पॉइंट है ये आप याद रखना, क्योंकि ये आगे जाके मैं जो बताऊंगा उसके लिए भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी पड़ेगा, और यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपको ये रेगुलेशन समझने के लिए, शेड्यूल, क्योंकि इसके अंदर ही आपको रेफरेंस देना पड़ता है और आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी डिसाइड करनी पड़ती है। तो शेड्यूल एक बार आप रुक के इसको आगे कीजिए। उसके बाद देखिए, प्रोडक्ट्स कवर अंडर दिस रेगुलेशन में आल्सो कंटेन सीरियल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, तो इसके अंदर जो ये है IFCT पब्लिश बाय, ठीक है, ICMR जो है, ICMR NIN है, इसका भी रोल है इसके अंदर। नॉन स्पेसिफाइड फूड इंक्लूडिंग नॉवेल फूड एंड नॉन स्पेसिफाइड इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, प्रोविजन फॉर इंक्लूजन ऑफ इंग्रेडिएंट्स विथ इंसिडेंट फ्री हिस्ट्री ऑफ सेफ यूज, HOSU। तो ये है प्रोविजन है फ्री हिस्ट्री ऑफ सेफ यूज। तो ये इसका जो पॉइंट है ना, प्रोविजन फॉर इंक्लूजन ऑफ इंग्रेडिएंट्स विद इंसिडेंट फ्री हिस्ट्री ऑफ सेफ यूज़। तो अगर आप एक न्यू प्रोडक्ट, इसके बारे में थोड़ा अंदर के बात बताता हूँ कि जब आप एक न्यू प्रोडक्ट जैसे कि नॉवेल फूड हो गया या फिर कोई जिसका अप्रूवल नहीं है, जिस प्रोडक्ट का, अगर आप उसका अप्रूवल लेने के लिए जाओगे काफ़ी खर्चा आता है, काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, और काफ़ी सारी कंपनियाँ हमें एक्सक्लूसिव राइट मिले उस इंग्रेडिएंट का, इसलिए काफ़ी मेहनत भी करती है, हमने भी की है। तो इसके बारे में एक ऐसा बात होता है कि उसका आपको इंसिडेंट फ्री हिस्ट्री देनी पड़ती है।
ऐसे प्रोडक्ट की जिस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के बाद आपको कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ है, इसके आपको हिस्ट्री देनी पड़ती है। तो ये एक फैक्टर होता है जब आप स्पेशल जो फूड प्रोडक्ट का अप्रूवल लेने जाते हो तब, इस रेगुलेशन के थ्रू। ठीक है, देन आता है एडिटिव्स, प्रोसेसिंग एड्स एंड फ्लेवर्स। तो एडिटिव्स एंड प्रोसेसिंग एड्स एंड फ्लेवर्स के लिए एक बेहतरीन ये मतलब ये जो न्यूट्रा रेगुलेशन के अंदर एक सिंपल सा फैक्टर है कि जो न्यूट्रा रेगुलेशन के अंदर दिए गए हैं, स्पेसिफाइड अंडर अपेंडिक्स ए सी ऑफ एफएसएस, एफपीएस एंड एफए, इस रेगुलेशन के अंदर जो दिया गया है, ठीक है, तो वही आपको जो फूड एडिटिव्स है, फ्लेवर जो है वो यूज़ करने हैं। तथा जो ये है एफएसएस का जो ये रेगुलेशन है, एफपीएस एंड एफए, तो उसके अंदर जो कैटेगरीज अंडर दिस रेगुलेशन और परमिटेड है तो वही आप कर सकते हो। ठीक है, जो रिस्ट्रिक्टेड है वो आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो अंदर और ये भी है द लिस्ट ऑफ एडिटिव्स एंड एक्सिपिएंट्स। तो एडिटिव्स और एक्सिपिएंट्स की जो लिस्ट है वो भी टैबलेट के लिए, कैप्सूल के लिए, सिरप और पिल्स के लिए स्पेसिफाई की गई है। जो टैबलेट के लिए दी गए हैं एडिटिव्स वो टैबलेट के लिए ही यूज़ होते हैं और यूज़ करने हैं। जो कैप्सूल्स के हैं वो कैप्सूल के लिए ही यूज़ करते हैं। जो सिरप्स के लिए किए गए हैं वो सिरप्स के लिए, पिल्स के खाली पिल्स के लिए। अगर आप सोचोगे कि टैबलेट्स का जो एडिटिव है वो रेफरेंस हम कैप्सूल में देंगे या फिर सिरप या पिल्स में देंगे, अगर वो है तो देना, अगर नहीं है तो आप नहीं दे सकते। दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग। ठीक है, तो इसको याद रखना, एडिटिव्स और एक्सिपिएंट्स के अंदर ये जो पॉइंट है वो काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद फ्लेवर्स जो है, तो फ्लेवर्स का आप रेफरेंस कहाँ से दोगे, तो एफ या फिर कहाँ से लोगे। ठीक है, तो एफबीओ में यूज़ अ नेचुरल, नेचर आइडेंटिकल और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स इन अकॉर्डिंग्स विथ रेगुलेशन। जो रेगुलेशन जो है आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा कि 3.3.1 ऑफ एफपीएस एंड एफए। तो इसके अंदर जो दिया गया है वो फ्लेवर आप रेफरेंस के साथ यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और फ्लेवर्स के बारे में मैं आपको एक चीज़ बात बताना चाहता हूँ कि फ्लेवर्स के लिए उतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप फ्लेवर्स कौन सा यूज़ करोगे। लेकिन फ्लेवर्स आप कौन सा भी यूज़ करो, बस उसका जो नेचर है वो नेचुरल होना चाहिए, नेचर आइडेंटिकल होना चाहिए, या फिर आर्टिफिशियल फ्लेवर। आप तीनों में से एक का रेफरेंस देके कौन सा भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन कलर के लिए रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, फ्लेवर्स के लिए नहीं है उतने, लेकिन कलर्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स वगैरह डालते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, इसलिए उसके लिए काफ़ी हार्श है इस रेगुलेशन के अंदर। use of any additives and processing aids that are not specified under these regulations shall be allowed only with the prior approval of the food authority or under FSS. Approval of non-specified food and food ingredient regulation 2070। जो अप्रूवल नहीं है, अगर नॉन स्पेसिफाइड है फूड, तो उसके लिए आपको रेगुलेशंस के अंदर से आपको उस एडिटिव तथा इंग्रेडिएंट के लिए आपको प्रोसेस है, वो अलग प्रोसेस है। उस प्रोसेस के थ्रू आपको जाके अप्रूवल लेना पड़ता है, फिर वो प्रोडक्ट यूज़ करना पड़ता है। अगर इस रेगुलेशन के अंदर भी अगर कहीं पर ऐसा प्रोडक्ट है जिसका स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया है, तो उसका भी आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, देन देखिए ईस्टर्स एंड सॉल्ट्स, ये सब कॉमन है, मेंशन अंडर एडिटिव शेड्यूल, जीएमपी परमिटेड। जो जीएमपी लेवल है वो जीएमपी के अंदर ही जो उसका लेवल दिया गया है उसका भी हमें रेफरेंस देना पड़ता है कि हमने कुछ एडिटिव्स होते हैं वो एट द जीएमपी लेवल यूज़ किए हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ठीक है, टोटल लेवल शाल नॉट एक्सीड आरडीए स्पेसिफाइड बाय आईसीएमआर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, और इसके अंदर शायद आपका स्टेटमेंट भी रिजेक्ट हो सकता है काफ़ी बार। तो आप ये चीज़ का काफ़ी सारे लोग ध्यान देना चाहिए कि जो आपका आरडीए लेवल है जो आईसीएमआर ने स्पेसिफाई किया है, तो फिलहाल तो अभी आप अगर आप जब भी देख रहे हो, तो मैं ये शूट कर रहा हूँ तब ये जो आईसीएमआर का NIN 2020 का जो चार्ट है वो हम यूज़ कर रहे हैं। तो आगे जाके ये इम्प्रूव भी हो सकता है, लेकिन जो है आईसीएमआर का NIN का जो चार्ट है वो आरडीए एक्सीड नहीं होना चाहिए। ठीक है, शाल नॉट एक्सीड आरडीए। तो ये एक पार्ट है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्योरिटी क्राइटेरिया फॉर द इंग्रेडिएंट्स। जो प्योरिटी क्राइटेरिया है वो जनरली एक्सेप्टेड बाय फार्माकोपियाज।
ठीक है, नेमली इंडियन फार्माकोपिया, आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया एंड ब्रिटिश फार्माकोपिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, जब आप ये स्टेटमेंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स बनाते हो किसी भी प्रोडक्ट का, तब आपको ये जो स्टैंडर्ड्स है, प्योरिटी क्राइटेरिया है, वो आपको उनके इनिशियल्स देने पड़ते हैं। जैसे कि प्योरिटी क्राइटेरिया का एक चार्ट बनता है और उसके अंदर आपको देना पड़ता है IP मीन्स इंडियन फार्माकोपिया, API मीन्स आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, USP मतलब यूनाइटेड स्टेट्स, BP मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया। तो ऐसे इसके जो स्टैंडर्ड्स है वो स्पेसिफाई किए गए हैं, वहाँ से आप प्योरिटी क्राइटेरिया उठाते हो, अपने प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूड करते हो। तो आप जहाँ से भी आपका प्योरिटी क्राइटेरिया उठाते हो उसके इनिशियल्स डालने पड़ते हैं, ताकि अथॉरिटी को पता चले कि हाँ, इन्होंने प्योरिटी क्राइटेरिया इस फार्माकोपिया से उठाया है। ठीक है, तो ये याद रखना, या फिर आगे जाके मैं आपको स्टेटमेंट बनाते वक्त बता ही दूंगा। रिलेवेंट BIS स्पेसिफिकेशंस, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडियन मेडिसिनल प्लांट एज पब्लिश्ड बाय ICMR, जॉइंट FAO WHO एक्सपर्ट कमिटी ऑन फूड एडिटिव्स और कोडेक्स एलिमेंट्रीज में बी अडॉप्टेड बाय FBO। ठीक है, तो इनके भी अडॉप्टेड किए जा सकते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। FBO शॉल रेफर एनेक्सर 3 फॉर प्योरिटी क्राइटेरिया फॉर द इंग्रेडिएंट्स। जो भी इंग्रेडिएंट्स है उनके लिए ये इंपॉर्टेंट बात है कि एनेक्सर 3 जो है वो भी आप एक बार रेफ़र कीजिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में पता चले, प्योरिटी क्राइटेरिया हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं। जो न्यूट्रास्यूटिकल्स जो अंदर जो भी है इंग्रेडिएंट्स, उनका प्योरिटी क्राइटेरिया दिया गया है एनेक्सर 3 के अंदर, इसी रेगुलेशन के अंदर। ठीक है, और जो कुछ का दिया नहीं गया है तो उनका हमें ढूंढ के न्यूट्रिएंट्स का वगैरह जो है वो लेना पड़ता है बाहर से। ठीक है, और उसका रेफरेंस देना पड़ता है। प्रोविजन ऑन सिंगल प्यूरिफाइड केमिकल एंटिटी, ठीक है, एक्सेप्ट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द प्लांट और बोटानिकल्स एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स, अमीनो एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स आर नॉट परमिटेड टू बी सोल्ड एज हेल्थ सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल, food for special dietary use, food for special medical purpose, or prebiotic probiotic without prior approval of the food authority। मतलब सिंगल प्यूरिफाइड केमिकल जो इस रेगुलेशन के अंदर रिस्ट्रिक्ट किया गया है, ठीक है, तो उसको याद रखना कि उसको आप सिंगली नहीं ये कर सकते। ठीक है, ये है कि सोल्ड नहीं कर सकते, कि सिर्फ एक अगर आप विटामिन सी का कुछ लिया और खाली विटामिन सी लेकर आप बता रहे हो कि ये हेल्थ सप्लीमेंट है, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि हम फूड के अंदर आते हैं, हम फार्मा के अंदर नहीं आते। ठीक है, जैसे कि हम बता सके कि ये खाली विटामिन सी की गोली है, तो ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, विटामिन सी की गोली है और उसको बता सकते हो हेल्थ सप्लीमेंट, नहीं ऐसा कर सकते। तो ये इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन है, आपको मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स बनाना पड़ता है, और आप बताते हो कि हाँ, ये अभी इसके अंदर हमने विटामिन सी डाला और ये अभी हेल्थ सप्लीमेंट है। तो ये ऐसी चीज़ है, समझ गए ना, सिंगल ही नहीं कर सकते। ये इनका कहना है। इंग्रेडिएंट कॉम्बिनेशन रैशनल बेस्ड ऑन अवेलेबल साइंटिफिक एंड टेक्निकल एविडेंस। ठीक है, क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर टैबलेट कैप्सूल फॉर्मेट, तो ये है अपना इंडियन फार्माकोपिया इफ़ एप्लीकेबल, तो ये है। तो ये और टाइम टू टाइम जो अथॉरिटी है वो अपडेट करते रहती है कि क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर टैबलेट्स कैप्सूल फॉर्मेट क्या रहेगा। प्रोसेस टू ऑब्टेन प्लांट और बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट्स, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फूड ग्रेन सॉल्वेंट्स है और आइदर सिंगली और कॉम्बिनेशन शाल ओनली बी यूज्ड, तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए फूड ग्रेड सॉल्वेंट यूज़ होना चाहिए। अगर फूड ग्रेड सॉल्वेंट यूज़ नहीं किया गया है तो आप वो मत यूज़ करो, वैसे भी वो हार्मफुल होता है, और आप वैसे मत करो। ठीक है, याद रखना, फूड ग्रेड सॉल्वेंट के अंदर कॉम्बिनेशन फूड ग्रेड होना चाहिए, दैट्स इट। प्रोडक्ट्स फॉर 2 to 5 years ऑफ एज। ठीक है, तो द प्रोडक्ट कवर्ड अंडर दिस रेगुलेशन intended for children 2 to 5 years of age shall only be given under medical advice by a recognized medical doctor or dietitian or nutritionist। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 2 से 5 साल के जो बच्चे हैं, तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होती है कि उनका जो एडवाइस है वो रिकग्नाइज होना चाहिए मेडिकल डॉक्टर और डाइटिशियन और न्यूट्रिशन के थ्रू। ओवर एज एंड टॉलरेंस लिमिट्स,
तो ये टॉलरेंस लिमिट्स वगैरह भी यहाँ पर कवर किए गए हैं। एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स परमिटेड बेस्ड ऑन साइंटिफिक रैशनल। ठीक है, तो FSS L&D रेगुलेशन 2020। लेबलिंग के लिए आप देख सकते हो, लेबलिंग के लिए भी ये है लेबलिंग रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड अंडर लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशन 2020। ये भी लेबलिंग और डिस्प्ले का एक रेगुलेशन है, जो उसके अंदर जो भी दिया गया है आपको वो फॉलो करना है। फ्रंट पैक पे आपका जो भी कैटेगरी है वो होना चाहिए फ्रंट पे, याद रखना। हेल्थ सप्लीमेंट है, न्यूट्रास्यूटिकल है, फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज़ है, FSMP है, FSDU है, प्री प्रोबायोटिक जो भी है वो आपके फ्रंट में आना चाहिए, कि फ्रंट में हाँ कि दिस इज़ हेल्थ सप्लीमेंट, दिस इज़ न्यूट्रास्यूटिकल। ठीक है, उसके बाद फ्रंट और बैक ऑफ द पैक ये होना ही चाहिए, स्टेटमेंट होना चाहिए कि नॉट फॉर मेडिसिनल यूज़। ठीक है, रिकमेंडेड यूजेज लेवल होनी चाहिए कि यूजेज लेवल कितनी होनी चाहिए, ड्यूरेशन होना चाहिए, कितने वक्त तक यूज़ कर सकते हो, और नॉट टू एक्सीड रिकमेंडेड डेली यूजेज। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ठीक है, कि जो डेली का जो आप परमिटेड लेवल दोगे कि 2 गमेज 2 सैचेट्स या फिर 2 टैबलेट्स पर डे, सो ये एक्सीड नहीं होना चाहिए, वो भी एज ग्रुप के साथ एज पर RDA। तो ये भी आपको यहाँ पर कवर करनी है। वार्निंग ऑन एनी अदर प्रिकॉशंस, अगर है लैक्टो टॉलरेंस है कोई या फिर एलर्जेंस है तो उसका प्रिकॉशंस भी आपको देना चाहिए। तो स्टेटमेंट और वार्निंग स्टेटिंग जो भी वार्निंग होती है वो भी आनी चाहिए, और FSDU है, FSMP है, वो कैटेगरी आनी चाहिए। वार्निंग जो है वो भी स्टेट होनी चाहिए कि रीच आउट ऑफ चिल्ड्रन, अगर कोई हाई इंटेंसिफाई प्रोडक्ट के अंदर बनाया गया है या फिर ओनली फॉर जो अडल्ट के लिए बनाया गया है, तो उसके लिए ये जो है स्टोर्ड आउट ऑफ रीच आउट ऑफ चिल्ड्रन। तो ये याद रखना। क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ परसेंटेज, तो ये भी होनी चाहिए क्योंकि क्वांटिटी बहुत मैटर करती है न्यूट्रिएंट्स की। ठीक है, फ्रंट और बैक ऑफ द पैक और अकम्पनीड लीफलेट, तो लीफलेट भी हो सकता है। तो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिशनल और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या हो सकते हैं वो आप बता सकते हो। ठीक है, इसका डिक्लेरेशन, प्रिकॉशन फॉर इट्स यूज़, प्रिकॉशन क्या क्या लेनी है यूज़ के लिए। टैबलेट लेबल शाल आल्सो कंप्लाई with any other requirements mentioned specifically against the applicable category under this regulation. Claim and its approval process, तो claim and its approval process क्या रहेगा, क्योंकि देखिए जो आप क्लेम करते हो उसका अप्रूवल भी आपको लेना पड़ता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट बात है। तो एडवर्टाइजमेंट शाल नॉट क्लेम टू ट्रीट, क्योर, मिटिगेट और प्रिवेंट एनी स्पेसिफिक डिसीज, डिसऑर्डर और कंडीशन और रेफर टू सच प्रॉपर्टीज़। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, जैसे कि स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया गया है कि आप न्यूट्रास्यूटिकल हेल्थ सप्लीमेंट के अंदर, इस न्यूट्रा रेगुलेशन के अंदर आप जो भी बनाओ, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि एडवर्टाइजमेंट के अंदर आप ये चीज़ क्लेम नहीं कर सकते कि हमारा प्रोडक्ट क्योर करता है, ट्रीट करता है या फिर स्पेसिफिक डिसीज़ को ख़त्म करता है, ये आप नहीं कर सकते, याद रखना। अ स्टेटमेंट बाय FBO रिलेटिंग टू स्ट्रक्चर, फंक्शन और जनरल वेल बींग ऑफ द बॉडी मे बी अलाउड बाय द फूड अथॉरिटी। ये देखिए यहाँ पर और एक है कि हेल्थ क्लेम और रिडक्शन ऑफ डिसीज रिस्क क्लेम, जो DRR है, तो उसके लिए भी FSS क्लेम एंड एडवर्टाइजमेंट क्लेम, जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी का जो क्लेम एंड एडवर्टाइजमेंट एक्ट है रेगुलेशन 2018, तो उसको आप इसी चैनल पर आप देख सकते हो। उसी के अंदर भी हमने काफ़ी सारे जो क्लेम एंड एडवर्टाइजमेंट है उसके लिए आप ये क्लेम नहीं कर सकते, ये एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। इसके लिए जो भी चीज़ आने वाली है वो हमने इसी चैनल पर कवर की गई है, क्योंकि क्लेम एंड एडवर्टाइजमेंट से ही आपका प्रोडक्ट बेचा जाएगा। इसीलिए आपको क्लेम एंड एडवर्टाइजमेंट जो है वो आपको काफ़ी ध्यान में रख के करनी पड़ती है, और उसके बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए कि हम लेबल पे क्या हम स्पेसिफाई कर रहे हैं। हम जो हमारा प्रोडक्ट है वो हम एडवर्टाइजमेंट करने के लिए हम कौन सा चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो वो काफ़ी ज़रूरी होता है। और इसके लिए हमने ये सबसे पहली वीडियोस जो है इसी चैनल पर उसी के बारे में बनाई गई है कि क्लेम एंड एडवर्टाइजमेंट जो एक्ट है रेगुलेशन 2018 का, तो उसके बारे में हमने
पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है कि आप क्या क्लेम कर सकते हो, क्या क्लेम नहीं कर सकते, और जो भी आप क्लेम करोगे आप उसको कैसे जस्टिफाई करोगे, तो उसके बारे में पूरा का पूरा बताया गया है। तो देन आता है अदर रेगुलेशंस और कंप्लायंसेस। ठीक है, जो केमिकल कंटामिनेंट्स है, कंटामिनेंट्स, टॉक्सिन्स एंड रेसिड्यूज, केमिकल्स कंटामिनेंट्स के लिए वो जो रेगुलेशन 2011 का जो एक्ट है वो देखना। माइक्रोबियल कंटामिनेंट्स के लिए अपेंडिक्स बी ऑफ एफएसएस। पैकेजिंग के लिए जो है पैकेजिंग का रेगुलेशन 2018 वो आप रेफर कर सकते हो। शेड्यूल स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 4। ठीक है, तो शेड्यूल 4 के अंदर भी स्पेसिफाई किया गया है कि अदर रेगुलेशंस फॉर कंप्लायंसेस क्या क्या है, तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस रेगुलेशंस 2011, अदर प्रोविजंस इंक्लूडिंग एक्सप्लेनेटरी नोट्स। ठीक है, तो अभी ये लगभग हमारा कवर होते आ रहा है। प्रोवाइडेड दैट द स्टेटमेंट डज नॉट मिसलीड टू कंज्यूमर, ये भी है इंपॉर्टेंट। प्रोवाइडेड दैट द, मतलब जो भी आप साइंटिफिक डेटा वगैरह जो ये कर रहे हो प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो स्टेटमेंट डज नॉट मिसलीड द कंज्यूमर। ठीक है, तो ये अदर प्रोविजंस इंक्लूडिंग एक्सप्लेनेटरी नोट्स में आएगा। The articles of food or formulation shall consist of a composition delivering the desired level of the energy, protein, vitamins and minerals and other essential nutrients, ठीक है, required for the respective age group, gender and physiological age। ठीक है, तो रिस्पेक्टिव एज के अनुसार वो आपको एक्सप्लेन करना है, जेंडर के अनुसार भी है, क्योंकि हर जेंडर के लिए भी आता है। जैसे कि बायोटिन हो गया, आप खास जो लेडीज़ है उसके लिए उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करोगे ना, तो एग्जैक्टली लाइक दैट है विटामिन B12। लेकिन जैसे कि DHA हो गया, DHA छोटे बच्चों के लिए, उसके अंदर भी स्पेसिफाइड ग्रुप वगैरह आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये ICMR का टाइम टू टाइम अपडेट होता है गाइडलाइंस, तो उसको भी आपको अपडेटेड रहना है ICMR की वेबसाइट होके या फिर ICMR के थ्रू, आपको ये भी यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कैटेगरी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो है, जैसे कि हेल्थ सप्लीमेंट के लिए स्कोप, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में हमारा ये हो गया कि सप्लीमेंट द नॉर्मल डाइट ऑफ ए पर्सन एंड नॉट इंटेंडेड टू ट्रीट और क्योर एनी डिफिशियंसी। तो ये जो है ये आपको स्कोप है इसका। ठीक है, कि क्योर और डिफिशियंस या फिर ट्रीट नहीं कर सकता, ये है हेल्थ सप्लीमेंट। तो इसके बारे में बताया गया है। न्यूट्रिएंट्स इंग्रेडिएंट्स अलाउड हेल्थ सप्लीमेंट के लिए प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, अमाइनो एसिड्स और अदर इंग्रेडिएंट्स विद द न्यूट्रिशनल और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट सिंगली और इन कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हो, एक्सेप्ट शेड्यूल 3 के जो है, याद रखना शेड्यूल 3 के जो है वो आप हेल्थ सप्लीमेंट के अंदर इंग्रेडिएंट्स यूज नहीं कर सकते, एक्सेप्ट शेड्यूल 3। याद रखना शेड्यूल 3 का कौन सा भी इंग्रेडिएंट आप हेल्थ सप्लीमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते, तो ये बताया गया है। और फूड अथॉरिटी टाइम टू टाइम ये अपडेट करते रहती है, याद रखना। न्यूट्रिएंट्स इंग्रेडिएंट्स यूजेज लेवल, तो न्यूट्रिएंट इंग्रेडिएंट्स जो है इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट बात है कि आप कौन सा भी न्यूट्रिएंट यूज़ करो, यूजेज लेवल शाल बी मिनिमम 15% ऑफ RDA एज स्पेसिफाइड बाय ICMR। अगर आप कोई भी चीज़ फॉर्मुलेट करते हो, कोई भी चीज़ आप बनाते हो, और अगर वो चीज़ 15% ऑफ द RDA कवर नहीं करती, अचीव नहीं करती, तो आप वो यूज़ नहीं कर सकते इंग्रेडिएंट। या तो आपको उसका यूजेज लेवल बढ़ाना चाहिए, फिर आपको वो जो व्हाट वी सेड, आपको उसका इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए, या फिर डोजेज का लेवल बढ़ाना चाहिए, या फिर आपको क्वांटिटी ऑफ सर्विंग्स बढ़ाना चाहिए। जैसे कि अगर एक सर्विंग के अंदर अगर आपका कवर अप नहीं हो रहा है, तो आप 2 सर्विंग्स दीजिए, 3 सर्विंग्स दीजिए, ताकि सर्विंग्स के अंदर 15% RDA कम से कम आपका कवर हो। पर डे का 15% अगर RDA कवर नहीं होता तो आप नहीं यूज़ कर सकते वो इंग्रेडिएंट। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, याद रखना। ठीक है, हायर न्यूट्रिएंट कंटेंट इज मेड, द न्यूट्रिएंट कंटेंट शाल नॉट बी लेस दैन 30%। अगर आप क्लेम करते हो कि ये हमारा कोई विटामिन है वो हायर इन दिस न्यूट्रिएंट कंटेंट, हमारे इस प्रोडक्ट के अंदर ये न्यूट्रिएंट कंटेंट हायर है, तो अगर आप हायर करना चाहते हो कोई भी न्यूट्रिएंट का क्लेम, तो आपका 30% जो RDA है वो अचीव होना चाहिए एट एनी कॉस्ट। तो 30% का RDA है वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है आपका अचीव होना। अगर 30% नहीं होता है तो जैसे मैंने बताया, या तो यूजेज लेवल, या फिर उसकी क्वांटिटी बढ़ा, या फिर
आपका जो सर्विंग साइज़ है वो बढ़ा दो, ठीक है, या फिर सर्विंग टाइमिंग्स बढ़ा दो, टाइमिंग्स, हाँ टाइमिंग्स बढ़ा दो, 1 2 3 3 टाइम्स अ डे, 2 टाइम्स अ डे, या फिर ठीक है, जैसे भी आप सर्विंग्स बढ़ा दो, 2 सर्विंग्स, 3 सर्विंग्स, 6 सर्विंग्स, जो भी है आपका सर्विंग्स आप बढ़ा सकते हो। उसके बाद इंग्रेडिएंट्स के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई थी कि डेली मिनिमम एंड मैक्सिमम यूजेज लेवल हैव नॉट बीन स्पेसिफाइड, द अबियो शैल अडॉप्ट यूजेज लेवल बेस्ड ऑन द रिलेवेंट साइंटिफिक डेटा। और जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होनी चाहिए कि मिनिमम यूजेज लेवल क्या करनी चाहिए इंग्रेडिएंट्स की। तो ये है डिलीवरी फॉर्मेट्स रिक्वायरमेंट्स जो है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है 5.1 में, ठीक है, मतलब जो अपना 5th पॉइंट है उसके अंदर ही हमने ये देखिए, ये जो 5th पॉइंट का जो है, 5th पॉइंट का सॉरी, तो उसी के अंदर हमारा कवर अप हो चुका है कि हमारे ये कैसे रहेगा, डिलीवरी फॉर्मेट्स जो है वो एग्जैक्टली हमारा कैसे रहेगा वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। डिलीवरी फॉर्मेट्स 5th के 1 में, 5th के 1 में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है 2.1, ये देखिए डिलीवरी फॉर्मेट्स 5th पॉइंट जनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज, इसमें 1st पॉइंट में याद रखना, ये बार बार आएगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पाउडर, ग्रैन्यूल्स, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, लिक्विड्स, सेमी सॉलिड्स, ड्रॉप्स, पील्स, गमीज, जेलीज, च्यूएबल एंड माउथ डिजॉल्विंग स्ट्रिप्स, बार, बिस्किट, कैंडीज, तो ये डिलीवरी फॉर्मेट्स हैं 5.1 के। तो जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया कि 5.1 में जो हमारा कवर हुआ है ऑलरेडी, तो ये ऐसे डिलीवरी फॉर्मेट्स है, ठीक है। उसके बाद एडिटिव्स फॉर प्रोडक्ट इन टैबलेट, कैप्सूल, पील्स, लिक्विड फॉर्मेट, ओनली एडिटिव्स एज स्पेसिफाइड बाय फूड अथॉरिटी। इसी रेगुलेशन के अंदर जो फूड अथॉरिटी ने जिस जिस चीज़ को जो जो एडिटिव्स दिए हैं वही यूज़ करने हैं, ठीक है। अदर देन टैबलेट के लिए ओनली एडिटिव्स विद इन द लिमिट स्पेसिफाइड एज परमिटेड फॉर कैटेगरी 13.6 एंड जीएमपी टेबल ऑफ अपेंडिक्स ए। तो आपको अपेंडिक्स ए का जो जीएमपी टेबल है, आप उसके अंदर से अगर आपको एडिटिव्स मिलते हैं तो वो एडिटिव्स आप यूज़ कर सकते हो उनके लिए कि इनके डिलीवरी फॉर्मेट्स के अलावा अगर कोई है तो उसके लिए वो जीएमपी टेबल अपेंडिक्स ए आप यूज़ कर सकते हो, रेगुलेशन 2011 का आर परमिटेड, ठीक है, इसी का या फिर एफपीएस का जो है उसके अंदर। तो लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स शैल कंप्लाई विद द जनरल रिक्वायरमेंट्स, जो ऑलरेडी हमने लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स हैं जो 5.12 के अंदर हमने ऑलरेडी कवर किया है। 5.12 ओके, दिस इज़ 5th का 12 का लेबलिंग। ये जो लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स है जो कि फ्रंट में क्या रहेगा, बैक में क्या रहेगा, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। फ्रंट और बैक और द बैक ऑफ द एकम्पनीड लिफलेट के अंदर ऊपर क्या रहेगा, तो उसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि कैसे एग्जैक्टली ये चीज़ काम करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि ये ऐसे चीज़ ये काम करेगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स का हेल्थ सप्लीमेंट टर्म ऑन द लेबल मे बी इंटरचेंजेबल यूज बाय द टर्म नेमली डाइटरी सप्लीमेंट और फूड सप्लीमेंट। तो ये आप इंटरचेंजेबल कर सकते हो, जैसे कि आपको हेल्थ सप्लीमेंट नहीं लिखना है तो आप लिख सकते हो डाइटरी सप्लीमेंट और फूड सप्लीमेंट, तो ये भी एक्सेप्टेबल रहेगा। तो ठीक है, एनी अदर रिक्वायरमेंट तो नहीं है। न्यूट्रास्यूटिकल जो कि वन ऑफ द, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसके अंदर स्कोप आता है कि न्यूट्रास्यूटिकल्स आर मेन टू प्रोवाइड फिजियोलॉजिकल बेनिफिट, इट हेल्प्स टू गुड हेल्थ, नॉट इंटेंडेड टू ट्रीट और क्योर मेडिकल कंडीशन। न्यूट्रास्यूटिकल कोई भी ट्रीट और क्योर नहीं करते, लेकिन आप एक चीज़ बता सकते हो न्यूट्रास्यूटिकल आपके प्रोडक्ट के अंदर कि इसका फिजियोलॉजिकल बेनिफिट है। इट मेंटेन्स गुड हेल्थ, इट मेंटेन्स स्टमक हेल्थ, इट हेल्प्स इन मेंटेन योर हेयर, स्किन, नेल्स के लिए होता है। तो ये आप न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर कर सकते हो। न्यूट्रिएंट इंग्रेडिएंट्स अलाउड मोलिक्यूल्स, आइसोलेट्स, एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम शेड्यूल 3 एज स्पेसिफाइड बाय द फूड अथॉरिटी, ठीक है। तो वही हम यूज़ कर सकते हैं, मोलिक्यूल्स, एक्सट्रैक्ट्स एंड फ्रॉम शेड्यूल 3। तो यहाँ पर याद रखना, न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर अगर आपको स्टेटमेंट बनाना है, न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर आपको कोई भी प्रोडक्ट डेवलप करना है, स्टेटमेंट बना रहे हो, तो वहाँ पर यूज़ आएगा आपका शेड्यूल 3 का एटलीस्ट एक इंग्रेडिएंट होना चाहिए। ये एक बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो याद रखना न्यूट्रास्यूटिकल रेगुलेशन के अंदर, जो आपको याद रखनी ही है, ठीक है।
तो इसके अंदर आपको जो शेड्यूल 3 है वो शेड्यूल 3 का एटलीस्ट एक प्रोडक्ट होना चाहिए, इंग्रेडिएंट होना चाहिए, तब आप इसका क्लेम कर सकते हो दैट इज योर प्रोडक्ट इज न्यूट्रास्यूटिकल। तो न्यूट्रिएंट्स इंग्रेडिएंट्स यूसेज लेवल जो है लिमिट भी स्पेसिफाई की गई है शेड्यूल 3 के अंदर, और स्टैंडर्डाइजेशन भी दिए गए हैं शेड्यूल 3 के अंदर, तो वो याद रखना इसी के अंदर। एंड जो ये है साइंटिफिक डेटा एंड रिटन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ सच डेटा, जो भी आप क्लेम कर रहे हो आपका न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट, जो क्या क्लेम कर रहे हो कि इट हेल्प्स इन दिस प्रोडक्ट हेल्प्स इन दैट, तो आपको उसके लिए जो डेटा है, एविडेंस है, साइंटिफिक डेटा, वो आपको आपके जो आपका जो ऑफिस है वो उसके अंदर आपको इसका डेटा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए सच डेटा। ठीक है, अगर आप क्लेम करते हो इट हेल्प्स इन ग्लोइंग स्किन, तो आपको वो प्रूफ करना पड़ेगा, तो उसका याद रखना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, उसके बाद सेम इसका भी जो मिनिमम लेवल है वो 15% होना चाहिए, और अगर आप हायर कंटेंट अगर आप है ऐसा अगर आप क्लेम कर रहे हो तो आपका एटलीस्ट 30% जो है वो न्यूट्रिएंट कंटेंट होना चाहिए। तो ये हर जगह है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो बी श्योर अबाउट दिस थिंग। उसके बाद आएगा डिलीवरी फॉर्मेट्स, जो 5 एक में अभी हमने मतलब डिस्कस किया। एडिटिव्स देखिए, other than tablet, capsule, pills, liquid format, only additives GMP within the limits specified as permitted for category 13.6 and GMP table of appendix A। तो ये यहाँ पर भी है कि जो 13.6 जो कैटेगरी है जो न्यूट्रल रेगुलेशन के अंदर, इसी के अंदर दिए गए हैं जो GMP टेबल भी है, अपेंडिक्स ए भी है, वो आप रेफर कर सकते हो। और रेगुलेशन जो है वो 2011 के अंदर जो दिया गया है परमिटेड है, वही आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन ठीक है, लेकिन जो टैबलेट के अंदर है, कैप्सूल, पील्स, लिक्विड फॉर्मेट के लिए यही के अंदर दिए गए हैं, तो वो आपको यूज़ करने हैं। लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स जैसे कि मैंने पहले बताया, फ्रंट में क्या रहेगा, बैक में क्या रहेगा, तो 512 के अंदर ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं। फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज़, इसके अंदर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है वेट मैनेजमेंट। फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज़, इसके अंदर है वेट मैनेजमेंट, ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन, जो जेरियाट्रिक पॉपुलेशन, सेलेक्ट डिसीज, स्लीप मैनेजमेंट। तो जो स्पेशल डाइटरी यूज़ के लिए जो हम प्रोडक्ट हमारे यूज़ करते हैं, फूड फॉर स्पोर्ट्स पर्सन एंड अदर हेल्थ कंडीशन, तो उसको कहते हैं स्पेशल डाइटरी यूज़। तो ठीक है, तो याद रखना। तो FSDU मतलब फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज़ शाल नॉट इंक्लूड द नॉर्मल फूड। तो नॉर्मल फूड के अंदर ये आप यूज़ नहीं कर सकते, तो ये याद रखना। दिस इज मेयरली इनरिच्ड और मॉडिफाइड विद द न्यूट्रिएंट एंड मींट फॉर मास कंजम्पशन। तो बड़े लेवल पे कंज्यूम करने के लिए, और जो इनरिच करने के लिए, और विथ न्यूट्रिएंट जो आपका फूड प्रोडक्ट है वो मॉडिफाई करने के लिए इस कॉन्सेप्ट तथा इस रेगुलेशन का ये पार्ट यूज़ किया जाता है, फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज़। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स इंग्रेडिएंट्स अलाउड, न्यूट्रिएंट्स इंग्रेडिएंट्स में क्या अलाउ किए गए हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, अमाइनो एसिड, फैट, एसेंशियल फैटी एसिड्स, फाइबर इंक्लूडिंग डाइटरी फाइबर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स सच एज अ बोटेनिकल एंड देयर एक्सट्रैक्ट्स, एंजाइम्स, प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक। तो ये यूज़ किए गए हैं न्यूट्रिएंट इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, अलाउ किए गए हैं, तो ये याद रखना। ठीक है, देन आता है न्यूट्रिएंट्स इंग्रेडिएंट्स यूसेज लेवल। तो न्यूट्रिएंट्स का यूसेज लेवल है वो आप देख सकते हो फूड अथॉरिटी, इन केस द लेवल आर नॉट स्पेसिफाइड बाय द फूड अथॉरिटी, यूसेज लेवल शाल नॉट एक्सीड द RDA एज स्पेसिफाइड बाय ICMR। ICMR का जो RDA है वो एक्सीड नहीं करना है इन एनी केस। ठीक है, तो ये याद रखना, अगर आप RDA एक्सीड करते हो तो कोई उसका मतलब नहीं है। ठीक है, तो अंडर RDA होना चाहिए या फिर विथ RDA होना चाहिए। RDA आपका 100% करे चल जाएगा, 99% करेगा चल जाएगा, लेकिन 15% के नीचे नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम यूज़ कर रहे हो तो 30% के ऊपर ही होना चाहिए। तो ये है, नहीं सॉरी, ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। तो फूड अथॉरिटी एंड RDA स्पेसिफाइड किए गए हैं। फॉर्मेट तो है एक्सेप्ट टैबलेट, कैप्सूल और सिरप, ये फॉर्मेट नहीं होनी चाहिए, ये एक्सेप्ट है इसके अंदर, याद रखना। FSDU के अंदर आर परमिटेड ओनली विद प्रियर अप्रूवल ऑफ फूड अथॉरिटी। और ये कैटेगरी जब आप डेवलप करते हो फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज़, तब याद रखना इसके लिए आपको फूड अथॉरिटी का प्रियर अप्रूवल लेना पड़ता है, और जो भी परमिट किया है वो काफ़ी स्पेसिफिक ये कैटेगरी है।
तो ingredients limits are specified in schedule in case daily minimum and maximum usage level have not been specified. The ABO shall adopt usage level based on the relevant scientific data. आपका डॉक्यूमेंट एविडेंस तो हर प्रोडक्ट का या फिर हर आपके फॉर्मुलेशन का आपको रखना ही रखना है अपने ही ऑफिस के अंदर. कभी भी फूड अथॉरिटी मांग सकती है, क्योंकि फूड अथॉरिटी कभी भी आपसे ये जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वो मांग सकती है कि आप दिखाओ आपका प्रोडक्ट, आप क्लेम कर रहे हो यूर प्रोडक्ट हेल्प्स इन ग्रो हेयर स्किन हेयर नेल्स, तो ये पूछ सकते हैं. डिलीवरी फॉर्मेट्स जैसे अपनी बात हुई पहले 5.1 में हमारी पूरी बात हुई है, ठीक है. तो डिलीवरी फॉर्मेट्स के अंदर याद रखना एक्सटर्नल ट्यूब अनलेस अदरवाइज रिस्ट्रिक्टेड अंडर सब कैटेगरीज ऑफ FSTU, ठीक है. तो जो फॉर्मेट है ओरल फीडिंग के थ्रू और इंटरनल जो ट्यूब्स है उसके अदरवाइज अनलेस अदरवाइज रिस्ट्रिक्टेड अंडर द सब कैटेगरीज. तो ये है याद रखना कि ये ओरल फॉर्मेट्स इंटरनल ट्यूब्स इसके थ्रू दिया जाए. एडिटिव्स है जो FA फूड अथॉरिटीज़ फ्रॉम टाइम टू टाइम जो अपडेट करते रहते हैं कि टैबलेट कैप्सूल्स पील्स लिक्विड फॉर्मेट्स जो है वो एडिटिव्स के अंदर आते हैं. तो इसके अंदर जो है परमिटेड फॉर कैटेगरी 13.5 जो है कैटेगरी वो उसके एडिटिव्स यूज़ हो सकते हैं. एंड GMP टेबल ऑफ अपेंडिक्स A के जो भी है वो भी इसी के अंदर दिए गए हैं. और FPS के रेगुलेशन 2011 के अंदर भी परमिटेड एडिटिव्स है वो यूज़ कर सकते हो. लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स जो है जनरल रिक्वायरमेंट्स है एक्सेप्ट जो 512 के अंदर A2A ये जो है ये आप वापस जाके देखिए जो अपना हमने जो कवर किया है लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स का 512 का, तो उसके अंदर ये एक्सेप्ट है तो ये नहीं आएगा, ठीक है. इन एडिशन एवरी पैकेज मतलब 512 का जो A2A है ये पॉइंट नहीं कवर अप होएगा. एडिशनल एवरी पैकेज ऑफ फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज शाल कैरी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन द लेबल. तो याद रखना स्पेशल डाइटरी यूज़ के लिए फ्रंट ऑफ बैक में जो होना चाहिए वो लिखा होना चाहिए. फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज़ फ्रंट ऑफ ये जो है टेकन अंडर मेडिकल एडवाइसेस ये भी दिया होना चाहिए. फिजियोलॉजिकल और हेल्थ कंडीशन और पर्टिकुलर यूजेज ग्रुप भी होना चाहिए कि कौन से ग्रुप के लिए आप ये चीज़ बना रहे हो, ये भी उसी के अंदर स्पेसिफाई होना चाहिए. फ्रंट और बैक ऑफ पैक में भी लिखा होना चाहिए कि जो भी है यूज्ड बाय प्रेग्नेंट नर्सिंग एंड लैक्टेटिंग वुमन चिल्ड्रन अंडर 5 years एडोलेसेंट्स एंड एल्डरली जो भी है उनके लिए आप बना रहे हो उनके भी टोटल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए और कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए. स्टेटमेंट स्पेसिफिक द न्यूट्रिएंट वो भी होना चाहिए. वार्निंग भी होनी चाहिए, हाँ वार्निंग भी होनी चाहिए. द प्रोडक्ट इज़ फॉर ओरल कंजम्पशन ओनली, ठीक है. तो एनी अदर रिक्वायरमेंट्स नॉट कवर्ड बाय above is the advertisement of FSDU for general public shall clearly indicate that the product is to be taken under medical advice, ठीक है. तो कैटेगरीज ऑफ FSDU मतलब फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज़ के अंदर फॉर वेट मैनेजमेंट के लिए आता है. तो वेट मैनेजमेंट के लिए आप स्टैंडर्ड अप्लाइज होते हैं, रेडी टू सर्व होते हैं, रिप्लेसमेंट फॉर ऑल और पार्ट ऑफ द टोटल डेली डाइट ऑफ यूज़ इन वेट कंट्रोल. तो आप बता सकते हो या तो एक पोर्शन या फिर एक पार्ट जो है डेली डाइट का उसी के अंदर आप इसका यूज़ कर सकते हो. इन मॉर्निंग या फिर बिफोर स्नैकिंग. तो ऐसे होते हैं इसके कॉन्सेप्ट जो काफ़ी कम लोगों को पता है और काफ़ी कम लोग इसके अंदर वो फाइटिंग कर रहे हैं, ठीक है. तो मतलब इन मार्केट इन माई सेंस, ओके. इट डज नॉट अप्लाई टू प्री पैकेज्ड मील्स controlled in energy and presented in the form of conventional food, ठीक है. तो याद रखना ये भी है does not apply to packaged meal, ठीक है. essential composition energy जो है FSDU presented as a replacement of all meals of the daily diet. minimum जो है 800 kcal that means 3350 किलोजूल जो होना चाहिए, ठीक है. नॉट मोर देन 1200 kcal 5020 किलोजूल, ठीक है. तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है, आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे सामने क्लियर वर्ड्स में लिखा गया है. मैं हर वर्ड आपको क्लियरली नहीं बोल सकता, ये आपको भी कुछ चीज़ें पढ़नी है ताकि इसके लिए ही हमने ये स्क्रीन रिकॉर्ड करवाई है स्पेशली फॉर यू. प्रोवाइडेड अप्रॉक्सीमेटली 1/3 और 1
4th ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ द फूड इन द पैक, ठीक है, तो ये याद रखना। FSDU प्रेजेंटेड एज अ रिप्लेसमेंट फॉर वन और मोर मील्स ऑफ द डेली डाइट, ठीक है, 200 किलो कैलोरीज, 400 किलो कैलोरीज। तो इसके बारे में जो है आप देख सकते हो, फूड फॉर स्पेशल डाइट के अंदर आपको क्या होना चाहिए। प्रोटीन जो है वो नॉट लेस देन 25% होना चाहिए एंड नॉट मोर देन 50%, ठीक है, जब आप वेट लॉस की बात कर रहे हो तो याद रखना, वरना वेट गेन हो जाएगा। ठीक है, तो नॉट लेस देन 25%, नॉट मोर देन 50%। प्रोटीन शॉल नॉट एक्सीड 125 ग्राम पर डे, तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अमीनो एसिड जो स्कोर है वो 1.0 नोन एज द रेफरेंस प्रोटीन होना चाहिए। अमीनो एसिड स्कोर वेयर लेस देन 1.0, द मिनिमम लेवल शॉल बी इंक्रीज टू कंपनसेट फॉर द लोअर प्रोटीन क्वालिटी, ठीक है, तो हायर क्वालिटी का प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है, कम हो हायर क्वालिटी का हो तो कंपनसेट जो होना चाहिए उसके लिए भी बताया गया है। द प्रोटीन विच विथ द प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर ऑफ 0.8 और मोर, तो ये भी होना चाहिए, ठीक है, करेक्टेड होना चाहिए। वेट कंट्रोल डाइट and to improve the protein quality, the above shall add only L forms of essential amino acids except for methionine where DL form is allowed, ठीक है, तो याद रखना L फॉर्म यूज़ करो बताया गया है, और जो DL फॉर्म है वो भी अलाउड है मिथियोनाइन का, खाली मिथियोनाइन के लिए। फैट एंड लिनोलिनेट नॉट मोर देन 30%, ठीक है, नॉट लेस देन 3%, नॉट मोर देन 30, नॉट लेस देन 3, तो लिनोलेनिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ ग्लिसराइड। विटामिन्स एंड मिनरल्स FSDU रिप्रेजेंटेड एज अ रिप्लेसमेंट फॉर ऑल मील्स पर डे शाल कंटेंट एट लीस्ट द RDA, ठीक है, तो हाउएवर यूजर लेवल बियॉन्ड द RDA आर परमिटेड ओनली विथ अ prior अप्रूवल ऑफ FA by providing adequate scientific evidence to the food authority. डाइटरी फाइबर, दिस प्रोडक्ट्स शाल हैव एडिक्वेट डाइटरी फाइबर, ठीक है, तो डाइटरी फाइबर का ये जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है तो ये वो आपको याद रखना है कि एडिक्वेट डाइटरी फाइबर होनी चाहिए, क्योंकि डाइजेस्टिबिलिटी भी जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेट लॉस के लिए। एडिटिव्स जो है वो देख सकते हो, परमिटेड कैटेगरी 13.5 अपेंडिक्स A GMP टेबल FSS जो रेगुलेशन 2011 है आर परमिटेड, वो यूज़ कर सकते हो। लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स जो है जो 512 के अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, 6.3 जो है वही, एवरी पैकेज ऑफ फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज इंटेंडेड फॉर वेट मैनेजमेंट, ये होना चाहिए, ठीक है, तो ये लेवल पे होना चाहिए भैया, याद रखना। द मील रिप्लेसमेंट फॉर वेट कंट्रोल मैनेजमेंट, तो ये स्टेटमेंट भी होना चाहिए। इन एनी अदर रिक्वायरमेंट नॉट कवर्ड अबाउ। फूड फॉर स्पोर्ट्समैन, तो जो स्कोप है स्पोर्ट्समैन के लिए जो है FSDU के अंदर हम यूज़ करते हैं स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, तो ये स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जो कि मैंने बताया, तो इसके अंदर जो अपेंडिक्स A है द फूड कैटेगरी सिस्टम 14.1.4, ठीक है, ऑफ FSS FPS एंड FA रेगुलेशन। लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स जैसे कि 5.1 में हमारी बात हुई एंड 6.3 के अंदर F कि जैसे कि फूड फॉर स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स पर्सन शाल कैरी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन द लेबल, तो फ्रंट पैक में ये होना चाहिए कि फॉर स्पोर्ट्स पर्सन्स ओनली, ठीक है, उसके बाद अ फिजिशियन और सर्टिफाइड डाइटिशियन और न्यूट्रिशनल प्रोफेशनल ओनली, और ये लोगो होना चाहिए FSDU का, ये देखिए कैसा लोगो है आप देख सकते हो, FSDU फॉर स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है, तो ये होना चाहिए, उसके ऊपर लोगो होना चाहिए, कंपलसरी है। फ्रंट और बैक ऑफ द पैक में क्या होना चाहिए, नॉट टू बी यूज्ड बाय प्रेग्नेंट, नर्सिंग एंड लैक्टेटिंग वुमन और बाय इन्फेंट चिल्ड्रन अंडर 5 years, तो ये होना चाहिए भैया, याद रखना। स्पेसिफिक एज ग्रुप होना चाहिए कि कौन से लेकर एज ग्रुप में होना चाहिए, कि आपके जो ये है टारगेट एज ग्रुप कौन सा है, तो एज ग्रुप होना चाहिए छोटे बच्चों के लिए, बड़े के लिए, अडल्ट के लिए, तो ये स्पोर्ट्स पर्सन्स हर कैटेगरी के हर एज ग्रुप के होते हैं। स्टेटमेंट फॉर ओरल कंजम्पशन ओनली, ये भी होना चाहिए, ठीक है, ओरल कंजम्पशन के लिए ही होते हैं, ठीक है, जो भी हम बता रहे हैं वो मैक्सिमम, ठीक है। अ स्टेटमेंट द फूड इज नॉट अ सोल सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड शाल बी कंज्यूम्ड इन कॉन्जुगेशन विथ अ न्यूट्रिशियस डाइट। उसके बाद देखिए एनी अदर रिक्वायरमेंट्स नॉट कवर्ड अंडर, इसके अंदर कवर्ड नहीं किया गया है, लेकिन आपको याद रखना कि अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट आप डेवलप कर रहे हो तो याद रखना वाडा की जो गाइडलाइंस है वो आपको याद रखनी है। वाडा की जो वेबसाइट है, मैं अभी आपको यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ लेकिन दिखा सकता हूँ कहीं कभी और, तो वाडा की जो वेबसाइट है जो उसके अंदर हर साल डेवलप होते रहते हैं
कौन से जो वाड़ा मतलब वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ये एजेंसी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कौन से जो इंग्रेडिएंट्स है वो प्रोहिबिटेड है, कौन से नहीं है, तो उसके बारे में टोटल जो इंफॉर्मेशन होती है वो उनके वेबसाइट के ऊपर डाल देती है। तो वाड़ा एंड इट्स इफेक्टिव फ्रॉम द जनवरी 1 एवरी ईयर। तो जनवरी 1 को जो भी उन्होंने लिस्ट जारी की है तो वो आपको देखनी है, क्योंकि जनवरी 1 से लेकर नेक्स्ट जनवरी तक वो लिस्ट वैलिड रहती है, ठीक है, और अगले साल वो वापस से रिन्यू होती है। तो और ये जो वाड़ा है वो अपडेट करते रहते हैं, जो भी उनके केमिकल्स इंग्रेडिएंट्स जो भी अलाउड है, जो नॉट अलाउड है, उनके बारे में पूरा का पूरा नॉलेज होता है। तो वो उसके बारे में आप याद रखना कि लिमिट्स क्या है, वो क्या है, ठीक है, अलाउड है नहीं है। वरना क्या होता है मैक्सिमम टाइम जो वो है बीच में ये पृथ्वी शॉ वगैरह जो है वो खुद उसके वजह से दिक्कत में आए थे। एक दिन उन्होंने ज़्यादा डोज वाला एक कफ सिरप शायद पिया था और उन्हें पता नहीं था, और वाड़ा की जो एजेंसी है उसके अंदर वो केमिकल बैन था, तो वो कफ सिरप के थ्रू उन्होंने लिया था, उन्हें लेना नहीं था, अनइंटेंशनली हुआ था। लेकिन ये चीज़ है, जब आप कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए डेवलप कर रहे हो तो ये चीज़ याद रखना, दिस इज़ वेरी सीरियस। देश के स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आप बना रहे हो कुछ। फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पज, दिस स्टैंडर्ड्स अप्लाई टू द फूड स्पेशली meant for dietary management of a person with specific medical conditions or disease or disorder, ठीक है। स्पेशल मेडिकल पर्पज़ के लिए अगर आप कोई भी आपका प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो तो सोल सोर्स ऑफ नरिशमेंट फॉर द पर्सन होना चाहिए, ठीक है, एकदम सोल सोर्स कि भाई ये लेने के बाद ही आपका नरिशमेंट हो जाएगा। तो इंटेंडेड और न्यूट्रिशनली इनकम्प्लीट फूड, कि जो फूड के थ्रू नहीं मिल रहा है, जो इनकम्प्लीट हो रहा है, तो वो आप दे रहे हो न्यूट्रिशन फूड के थ्रू। तो उसके लिए जो आप जैसे आप प्रोडक्ट डेवलप करते हो तो उसे कहते हैं फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पज़, ठीक है। न्यूट्रिशनली कंप्लीट फूड विथ स्टैंडर्ड न्यूट्रिएंट फॉर्मुलेशन, ठीक है, या फिर न्यूट्रिशनली कंप्लीट फूड विद अ न्यूट्रिएंट एडाप्टेड फॉर्मुलेशन। तो ये आप जो वर्ड थ्रू मीनिंग है वो आप देख सकते हो और नीचे वाली लाइन भी पढ़ सकते हो। स्टैंडर्ड न्यूट्रिएंट फॉर्मुलेशन, न्यूट्रिएंट एडाप्टेड फॉर्मुलेशन एंड विथ अ स्टैंडर्ड फॉर इनकम्प्लीट फूड विथ अ स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन। तो ये है द फूड स्पेसिफाइड इन आइटम बी एंड सी ऑफ सब क्लॉज सेकेंड may be used as a partial replacement or as a supplement to the person's diet, ठीक है। बी और सी के अंदर याद रखना पार्शियल रिप्लेसमेंट है, सप्लीमेंट, ठीक है, तो वो भी है टू द पर्सनस डाइट। नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रिएंट इंग्रेडिएंट्स अलाउड कौन से हैं। तो इसके अंदर आएंगे आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, अमाइनो एसिड्स, फैट, एसेंशियल एसिड्स, fatty acids, fiber including dietary fiber and other ingredients such as botanical and their extracts, enzyme, probiotics, prebiotics and other dietary substances singly or in combination। तो ये हो सकता है as specified in different schedules by food authority from time to time। तो याद रखना nutrients ingredients usage level, ठीक है। nutrients usage level shall not be more than the level specified by the food authority in case the level not specified by the food authority usage level। तो shall not exceed the RDA, ये तो हर जगह है कि RDA exceed नहीं होना चाहिए as specified by ICMR, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी स्पेसिफिक तरीके से बनाया गया है RDA, याद रखना जो ICMR ने बनाया है। However, usage level beyond those specified by FA and RDA in food format except tablet or capsule syrup are permitted only with the prior approval of FA by providing adequate scientific evidence to the FA। ingredients limit as specified in schedule, तो लिमिट क्या रहेगी, इन केस नो डेली मिनिमम एंड मैक्सिमम यूजेज लेवल हैव बीन स्पेसिफाइड द एबीओ शैल अडॉप्ट द यूजेज लेवल बेस्ड ऑन रिलेवेंट साइंटिफिक डेटा। तो साइंटिफिक डेटा के अनुसार आप बना सकते हो, लेकिन उसका आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रखना पड़ेगा, तो वो है। डिलीवरी फॉर्मेट्स जो है जो 5 एक के अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, टैबलेट, कैप्सूल, पील्स, लिक्विड ड्रॉप्स, गमी जेलीज, च्यूएबल एंड माउथ डिजॉल्विंग स्ट्रिप्स आर नॉट परमिटेड अंडर दिस कैटेगरी, याद रखना नॉट परमिटेड, तो ये परमिटेड नहीं है डिलीवरी फॉर्मेट्स, तो इसके बारे में याद रखना, ठीक है। तो क्या है वो आप देखो जो भी है एक्सेप्ट दिस,
ठीक है. द ABO may formulate food for special medical purpose in general format mean for oral feeding through internal or tubes, but shall not be used for parenteral use. ठीक है, तो parenteral यूज़ नहीं हो सकता, parenteral ना, दैट्स इट या. पैरेंटल एडिटिव्स जो है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया. फॉर कैटेगरी 13.3 के अंदर जो एडिटिव्स एंड 13.4 के अंदर जो हुए हैं ऑफ अपेंडिक्स ए एंड जीएमपी टेबल ऑफ एफएसएस, एफपीएस एंड एफए रेगुलेशन 2011 आर परमिटेड. तो वो आप दे सकते हो कि विद इन होनी चाहिए, ओनली विद इन, एडिटिव्स विद इन. तो लेबलिंग रिक्वायरमेंट जो 5-11 के अंदर, 5-12 के अंदर जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, एक्सेप्ट 5-12 ए टू ए जो ये नहीं है. ठीक है, लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स में तो फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पस ये उसके अंदर लिखा होना चाहिए, हाईलाइटेड होना चाहिए, फ्रंट पैक में होना चाहिए, रिकमेंडेड टू बी यूज्ड अंडर मेडिकल एडवाइस ओनली. तो ये मेडिकल एडवाइस के अंदर यूज़ होना चाहिए. इसके बारे में भी पूरा डिस्कशन या फिर पूरा जो लाइन है वो आपकी इस पे होनी चाहिए. फॉर द डाइटरी मैनेजमेंट ये भी क्लियर होना चाहिए. न्यूट्रिशनली कंप्लीट ये भी होना चाहिए. फ्रंट और बैक ऑफ पैक, जो फ्रंट और बैक ऑफ पैक में है वो भी कंप्लीटली आपका जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपको क्लैरिफाई करना है, दैट एट एनी कॉस्ट. ठीक है, एज ऑस्मोलैरिटी एंड ऑस्मोलैरिटी, रेंटल सोल्यूट लोड, पोटेंशियल रेंटल सोल्यूट लोड और एसिड बेस बैलेंस वेर एवर एप्लीकेबल. ठीक है, तो डी इंस्ट्रक्शन फॉर आप अप्रोप्रिएट प्रिपरेशन, फीडिंग, यूज एंड स्टोरेज ऑफ द प्रोडक्ट आफ्टर द ओपनिंग ऑफ द कंटेनर. तो वो भी आपको वार्निंग वगैरह देना है, वार्निंग के अंदर दे सकते हो, प्रोडक्ट इज नॉट फॉर पैरेंटरल यूज. ठीक है, तो याद रखना वो भी है. एनी अदर रिक्वायरमेंट जो इसके अंदर नहीं किया गया है कवर्ड वो है, नो एबीओ शाल मेक अ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ क्लेम ऑन फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पज. Further, no food business operator shall advertise the food for special medical purpose. तो ये एडवर्टाइज नहीं कर सकते भैया, याद रखना. देयर इज नो एडवर्टाइजमेंट राइट्स विद दिस. ठीक है, तो विद दिस कैटेगरी आप देख सकते हो कोई भी एडवर्टाइज राइट्स आपको नहीं मिलेंगे स्पेशल मेडिकल पर्पज फॉर यूज बाय जनरल पब्लिक. सो दिस इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आप क्लेम नहीं कर सकते. यस, क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि क्लेम करने के बाद आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बिका जाएगा, नहीं बिका जाएगा वो अलग बात है, लेकिन आप क्लेम नहीं कर सकते. दैट्स अनदर वन थिंग. FSMS फॉर वेट रिडक्शन, तो वेट रिडक्शन के अंदर जो है ठीक है, मेडिकल पर्पस के अंदर भी आता है वेट रिडक्शन का. तो फॉर्मूला फूड फॉर यूज इन वेरी लो एनर्जी डाइट्स फॉर वेट रिडक्शन इंटेंडेड एज टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ डाइट. ठीक है, तो इंटेंडेड होना चाहिए कि कंप्लीट जो अपना डाइट है उसका रिप्लेसमेंट करें, तो वो है. दिस फूड्स आर डिफाइंड एज फूड्स फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पस, मेडिकल सुपरविजन के अंदर देना चाहिए. मॉडरेट और सीवियर जो ओबेसिटी है उसके लिए हो सकता है. इट डज नॉट अप्लाई प्री पैकेज मील और कन्वेंशनल फूड. तो वो है इसेंशियल कंपोजिशन. एनर्जी का इंटेक्ट है 450 to 800 कैलोरीज. ठीक है, प्रोटीन नॉट लेस देन 50 ग्राम. अमीनो एसिड्स स्कोर 1.0 होना चाहिए. फैट्स जो है और बाकी जो है ओनली एल फॉर्म्स ऑफ अमीनो एसिड होना चाहिए और DL मिथियोनाइन उसके अंदर एक्सेप्शन है. तो फैट्स जो है 3 ग्राम होने चाहिए. लिनोलेनिक एसिड एंड 0.5 एट द अल्फा लिनोलेनिक एसिड. ये फैट्स होने चाहिए. अल्फा लिनोलिक एसिड एंड लिनोलिक एसिड रेशियो बिटवीन 5 and 15 का होना चाहिए. 5-15 का रेशियो आपको कवर अप पे लेना है. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो नॉट लेस देन 50 ग्राम होना चाहिए. ठीक है, 50 ग्राम्स के ऊपर होना चाहिए, लेस नहीं होना चाहिए. डाइटरी फाइबर, एडिक्वेट डाइटरी फाइबर होने चाहिए. बाकी इसके अंदर कुछ दिया नहीं, एनी अदर रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, उसके बाद आता है फूड इंटेंडेड फॉर स्पेशल डायग्नोस्टिक पर्पस. तो स्पेशल डायग्नोस्टिक पर्पस के अंदर दिस स्टैंडर्ड्स अप्लाइज टू फॉर्मूला फूड्स यूज्ड ड्यूरिंग स्पेशल डायग्नोस्टिक पर्पस. ठीक है, तो रिक्वायरमेंट्स है एबीओ शाल सीक अप्रूवल फॉर फूड इंटेंडेड फॉर स्पेशल डायग्नोस्टिक पर्पस इन अकॉर्डेंस विथ NFS एंड FI रेगुलेशन. ठीक है, तो ये है प्रीबायोटिक एंड नेक्स्ट आता है प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक. स्कोप इसके अंदर है नॉन वायबल फूड कंपोनेंट्स जो ऑलरेडी आप जानते हो, हमारा डिस्कशन हुआ है. दैट कन्फर हेल्थ बेनिफिट्स बाय मॉड्यूलेटिंग गट माइक्रोफ्लोरा.
तो गट माइक्रोफ्लोरा के लिए जो बेनिफिट वाले जो है तो उसको कहते हैं प्रीबायोटिक, एंड प्रोबायोटिक मतलब द फूड्स विथ एडेड वायबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स which when consumed in adequate amount confer with benefits, health benefits, provided that the presence of the commonly used starter culture of lactic acid producing bacteria such as lactococcus, जो आप जानते हो ऑलरेडी, अर्लियर नोन एज स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस, तो ये सब है स्कोप। तो न्यूट्रिएंट्स इंग्रेडिएंट्स अलाउड प्रीबायोटिक के लिए भी इसी रेगुलेशन के अंदर पूरा का पूरा कवर अप किया गया है। इंग्रेडिएंट्स स्पेसिफाइड बाय द फूड अथॉरिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम जो किया जाता है। प्रोबायोटिक भी सेम ही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफाइड बाय द फूड अथॉरिटी टाइम टू टाइम। उसके ऊपर आपको ध्यान देना है कि कौन सा अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप यूज़ कर सकते हो, जो फूड अथॉरिटी टाइम टू टाइम अपडेट करते रहती है। न्यूट्रिएंट इंग्रेडिएंट्स यूजेज लेवल जो है वो भी दी गई है। प्रीबायोटिक फूड नॉट मोर देन 40 ग्राम्स पर डे फॉर अडल्ट, तो ये भी है। प्रोबायोटिक जो है तो ऑर्गेनिजम्स इन फूड शाल बी नॉट लेस देन 10 CFU, ठीक है, तो ये भी है। और डिलीवरी फॉर्मेट्स जो है वो 5 के अंदर ऑलरेडी हमने कवर अप कर चुके हैं। फॉर्मेट्स नेमली टैबलेट, कैप्सूल, पिल्स, लिक्विड ड्रॉप्स आर परमिटेड ओनली विद द प्रियर अप्रूवल ऑफ फूड अथॉरिटी। अगर आप प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक का करना चाहते हो तो इसके लिए आपको फूड अथॉरिटी का अप्रूवल लेना पड़ता है, और ये एक इसेंशियल चीज़ है कि आपको लेना पड़ेगा। एडिटिव्स जो है वो आप देख सकते हो, परमिटेड जो है कैटेगरी 13, इसी कैटेगरी के अंदर 13.6 के अंदर अपेंडिक्स ए के अंदर किए गए हैं। FSS, FPS एंड FA रेगुलेशन 2011 एंड GMP टेबल जिसके अंदर परमिटेड है एडिटिव्स वो यूज़ करने हैं। लेबलिंग के अंदर ऑलरेडी हमने 5/12 के अंदर कर चुके हैं, ठीक है। और लेबलिंग के अंदर ये है, और एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ फ्रंट और बैक में होना चाहिए कि जीनस एंड स्पेसिस आपने कौन सी यूज़ किए इंक्लूडिंग स्ट्रेन एंड डेजिग्नेशन क्या है स्ट्रेन का, कल्चर कौन सा यूज़ कर रहे हो, कलेक्शन नंबर क्या है उसका, ठीक है। इन ब्रैकेट्स में पूरा आपका इन्फॉर्मेशन आपको उस स्ट्रेन के बारे में देना पड़ेगा। इंटेंशनली एक्सेप्टेड शॉर्ट टर्म्स आर अलाउड, वायबल नंबर्स एट द एंड ऑफ द शेल्फ लाइफ ऑफ प्रोबायोटिक स्ट्रेन, तो वो भी होना चाहिए। उसके बाद सर्विंग साइज भी होनी चाहिए। इफेक्टिव वायबल डोज ऑफ प्रोबायोटिक रिलेटेड टू हेल्थ क्लेम्स, तो वो भी होना चाहिए। प्रॉपर स्टोरेज टेम्परेचर कंडीशंस क्या होनी चाहिए वो भी होना चाहिए। बेस्ट यूज़, क्योंकि क्या है प्रीबायोटिक जो भी है जो आप बनाते हो उसको वो काफ़ी टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, वो काफ़ी उनको कोल्ड चेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है, कोल्ड चेन के थ्रू उनको प्रिजर्व किया जाता है, तो वो काफ़ी ज़रूरी है कि स्टोरेज टेम्परेचर, स्टोरेज कंडीशन उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है। वो आपको प्रूफ करनी है, वो आपको बतानी है, वो आपको लेबल के ऊपर डालनी है, वो याद रखना। एनी अदर रिक्वायरमेंट नॉट कवर्ड अबाव, ठीक है, जो उसके अंदर न्यू अप्रूवल ऑफ न्यू प्रोबायोटिक स्ट्रेन, तो उसके बारे में अगर नहीं दिया गया हो तो आपको करना है। गाइडलाइंस इशूड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इनके थ्रू अप्रूव जो न्यू स्ट्रेन है प्रोबायोटिक का स्ट्रेन है तो वो बताया जाता है। तो वो आपको चेक कहाँ पर करना है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उनका जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपको काफ़ी सारे इंसाइट्स मिल जाएंगे प्रोबायोटिक न्यू स्ट्रेन्स के बारे में, तो उसके बारे में आप वहाँ पर जाके जान सकते हो। विथ रिस्पेक्ट टू प्रोबायोटिक्स एंड अप्रूवल अंडर NSF एंड FI रेगुलेशन, ठीक है, तो ये एक याद रखना। तो यहाँ पर आपने हमारा पूरा का पूरा जो रेगुलेशन है वो ओवरव्यू उसका पढ़ा, हमारे साथ आखिरी वक्त तक रहे, और यस आपने ये आखिरी तक देखा, इसीलिए आपके लिए क्या बोलूँ मैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर दिस अमेजिंग वीडियोज़। प्लीज़ लाइक दिस वीडियोज़, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एकेडमिक्स, एंड जिनको भी ये रेगुलेशन अच्छी तरीके से पढ़ना है, अच्छी तरीके से ये चीज़ जाननी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए कि आपको कैसे चाहिए और आपको क्या कमी लगी इसमें और आपको क्या और इम्प्रूवमेंट चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है इसके अंदर कि हर बार जो है ना ये रेगुलेशन के अंदर कुछ थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, या फिर अगर आप प्रोडक्ट अप्रूवल लेना चाहते हो, आप खुद प्रोफेशनल हो किसी फूड इंडस्ट्री के, आपको नहीं पता कि एग्जैक्टली कैसे स्टेटमेंट बनाने हैं, कैसे अप्रूवल लेना है,
कैसे एग्जैक्टली क्योंकि देखिए काफ़ी काफ़ी ये टफ चीज़ है, काफ़ी ये कैटेगरी हार्ड है, काफ़ी न्यू है। यस, ये इमर्जिंग मार्केट है और काफ़ी ग्रोइंग मार्केट है, लेकिन इस मार्केट में नॉलेज जो है रेगुलेटरी का वो काफ़ी कम लोग रखते हैं। तो अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए, ऐसे ही आपको स्टेटमेंट कैसे बनाना है, स्टेटमेंट के अंदर रेफरेंस कैसे देना है, रेफरेंस देने के बाद फिर अगर आपको न्यू प्रोडक्ट अप्रूवल लेना है या फिर नोवेल प्रोडक्ट फूड का अगर आपको अप्रूवल लेना है तो कैसे लेना है, तो ये सारी स्किल सेट की बात होती है। वो हम आपको अगले आने वाले वक्त में आपको बताएंगे, ठीक है। कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं आप जब अथॉरिटी के थ्रू, कौन से प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ता है, वक्त कितना लगता है, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आपको उसको कैसे सॉल्व करना है, तो हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसी चैनल पर। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। सागर शिर्के, द रेगुलेटरी एक्सपर्ट, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।